Hello students, welcome back to my channel ACT Easy Commerce Tips. Now today I will teach you class 11th accountancy second chapter basic accounting terms. सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जो हमारे चैप्टर का नाम है ये हमारे क्लास 11th का किस टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर में क्या है और इसके बाद के चैप्टर्स में क्या है, तो उसमें सिर्फ हमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। बाकी ये जो सेकंड चैप्टर है, अगर ये हमें ब्रीफली जो हमारे अकाउंटिंग टर्म्स हैं, यानी कि अगर हमें अकाउंट्स को समझनी है, अकाउंटिंग के टर्म्स को समझने हैं, तो उसके लिए हमें ये जो अकाउंट्स में यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं इनका प्रॉपर पता होना ज़रूरी है। अगर हमें ये सभी चीज़ें पता है कि इन अकाउंट्स की लैंग्वेज में किसका क्या मतलब होता है, जैसे कि अब इस पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है ड्राइंग, तो ड्राइंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जो लोग कॉमर्स से रिलेटेड या अकाउंट्स के नेचर से रिलेटेड नहीं है, तो उनके लिए ड्राइंग क्या है, एक तरीके की वो कह देंगे कला है, ठीक है, आर्ट्स है। जबकि ड्राइंग का जो अकाउंटिंग टर्म में वर्ड्स यूज़ होता है, इसका मतलब होता है कि जब ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से और भी जो बेसिक हमारे जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है कि बिज़नेस अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम किसको क्या बोलते हैं, अगर हमें ये समझ में आ गया तो जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे और वो वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ मिलेगा तो हमें उसे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो क्या है, वो है बेसिक बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है इसमें से ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, सबको पता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना, ये सबसे बड़ा नेचर है अकाउंटिंग टर्म्स का, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम दूसरी बात करें तो सेकंड हमारा नेचर है वो क्या है, कैपिटल का है। तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल देखो ये अपना कैपिटल गिवन है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए, ठीक है, फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लायबिलिटीज़ जो है वो हमारी नॉन करेंट एंड करंट लायबिलिटीज़ दोनों गिवन है। तो लायबिलिटीज़ का मतलब एक तरीके से क्या होता है, कर्जदारी। कर्जदारी का मतलब क्या होता है, यानी कि वो पैसा जो फर्म का नहीं है वो किसी और का है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से गुड्स उधार में ख़रीदा तो आपको उनको पैसे देने हैं, तो आपके ऊपर उनकी क्या है, लायबिलिटी। आपने बिज़नेस को शुरू करने के लिए बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो आपके ऊपर वो क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट जो आपको चुकाना होता है वो आपका नहीं होता, वो आपके लिए लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है। नाउ लायबिलिटी के बाद अगर हम बात करें कि एसेट्स, तो एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करके बिज़नेस की शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल लें कि एसेट्स हम सबके अगल बगल कोई ना कोई नेचर में बिज़नेस हमें दिख जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर छोटे ग्रोसरी की शॉप में जो उसकी एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसका फर्नीचर उसके लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। उसके लिए उसका जो कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर उसके लिए क्या है, एसेट है। उसके यहाँ जो स्टॉक रखा हुआ है वो उसके लिए क्या है, एसेट है। उसके गुल्लक में जो कैश पड़ा है वो क्या है, एसेट है। उसके बैंक में जो बैलेंस पड़ा है वो क्या है, एसेट है, ठीक है। और क्या है, जिस जगह पर उसकी शॉप है तो वो ज़मीन, लैंड उसके लिए क्या है, एसेट है। तो ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है, अपने बिज़नेस को चला रहा है, इससे हमें ये पता चलता है। तो यानी कि वो सभी चीज़ें जिसका इस्तेमाल करके हम बिज़नेस चलाते हैं उसको हम एसेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अगर हमसे कोई पूछे कि एसेट कितनी तरीके की होती है, थोड़ा सा इसको डीप टॉपिक और लेकर के चलते हैं। एक टॉपिक और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ एसेट से रिलेटेड, ठीक है। एसेट जो होती है वो हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट में डिफरेंस क्या होता है, तो टेंजिबल एसेट वो होती है जिसे हम छू और देख सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट वो होती है जिसे हम छू और देख नहीं सकते हैं। तो वो एसेट जिन्हें हम छू और देख सकते हैं उनके एग्जाम्पल अलग होते हैं और जो इनटेंजिबल एसेट होती हैं उनके एग्जाम्पल कुछ और हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि टेंजिबल एसेट्स की, तो टेंजिबल एसेट्स में हमारे वो एसेट जिन्हें छू और देख सकते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
ठीक है, कैश, बैंक, डेटर्स। नाउ दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट की बात करें तो गुडविल, पेटेंट, ठीक है, ट्रेडमार्क, ठीक है, कॉपीराइट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नाउ दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। सो एसेट्स हमारी दो तरीके की होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इसके बाद की अगर हम बात करें कि रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, तो रिसिप्ट हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। नाउ द फोर्थ इज एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर भी हमारा दो नेचर का होता है, रिवेन्यू का और कैपिटल का। सो रिवेन्यू नेचर की जो चीज़ें होती हैं वो रिकरिंग नेचर की होती हैं, मतलब वो ट्रांजेक्शन जो बार बार हो उनको हम रिवेन्यू नेचर का बोलते हैं, और कैपिटल नेचर की हमारी वो चीज़ें होती हैं जो बार बार नहीं होती हैं, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर ये हमारे खर्चों से रिलेटेड होते हैं, जो हमें क्या करने पड़ते हैं, जैसे कि हमने कोई एसेट परचेज करी, बदले में पेमेंट करी, एंड नेक्स्ट अगर हमने किसी से कोई सर्विस ली उसके बदले में पेमेंट करी, ठीक है। इसके बाद है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर हम कोई भी बिजनेस रन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि हमें रेंट देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। सैलरी के साथ साथ और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या एग्जांपल है हमारे, क्या कहते हैं, फ्रेट चार्ज, ठीक है, और क्या कहते हैं, कैरेज, पोस्टेज, स्टैम्प्स, ठीक है। नाउ दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये, और परचेज भी हमारा क्या है, एक्सपेंस ही है, खर्चा ही है, ठीक है। तो परचेजेज इज ऑल्सो अवर एक्सपेंस। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपेंस के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है, एक है प्रॉफिट। प्रॉफिट का हमें मतलब पता है मुनाफा, लॉस का मतलब होता है नुकसान, परचेज रिटर्न का मतलब होता है जो हमने गुड्स परचेज किया है वो रिटर्न कर देना सामने वाले को जिससे हमने परचेज़ किया था। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि जिस हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया था उसने हमें रिटर्न्स कर दिया। गुड्स का मतलब होता है वो चीज़ जिसका हमने बिज़नेस ओपन करके रखा हुआ है, जैसे कि हमारा जो बिज़नेस है वो किसका है, शूज़ का है, तो है, या क्लोथ, कपड़ों की हमारी दुकान है तो वो कपड़े या फिर हमारे लिए क्या है, स्टॉक ही है, ठीक है, गुड्स ही है, ठीक है। नाउ ट्रेड रिसीवेबल एंड डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, इनका मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल वो लोग होते हैं, ये हमारे लिए एसेट होते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल कोई दूसरे नाम से डेटर्स और बिल रिसीवेबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जिनको हम उधार में गुड्स बेचते हैं और ये हमसे वादा करते हैं कि कुछ दिनों बाद हम आपका पैसा दे देंगे, ठीक है। ट्रेड पेबल वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार में गुड्स खरीदते हैं, और ट्रेड पेबल को दूसरे नाम से हम क्रेडिटर और बिल्स पेबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये वो लोग होते हैं, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है, एसेट नहीं होते। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाउचर्स। जैसे कि हम वाउचर गए बैंक में पैसा वगैरह निकालने हैं, तो वाउचर्स हमारे लिए क्या है, जो हमने विड्रॉल की रिसिप्ट भरी या डिपॉजिट की रिसिप्ट भरी, तो ये सब हमारे लिए वाउचर्स ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमारे लिए क्या है, सबसे पहला है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब होता है पैसों का डूब जाना, यानी कि हमें मार्केट में 10,000 रुपये लेने थे, जिसमें से राम से मुझे 2,000 रुपये लेने थे, और राम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है उसका दिवालिया निकल गया, वो बैंकरप्ट हो गया, तो अब वो मुझे मेरा पैसा नहीं दे पाएगा 2,000 रुपये, तो वो पैसा मुझे नहीं दे पाएगा, तो मेरी नज़रों में पैसा क्या हो गया, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब पैसा डूब जाना। नेक्स्ट इज़ द बुक वैल्यू, वो कीमत जो हमारी किताबों में किसी भी एसेट या लाइबिलिटी की लिखी हुई है उसको बुक वैल्यू के नाम से जाना जाता है, यानी कि हमारी जो किताबों में एसेट की जो वैल्यू लिखी हुई, किसी भी एसेट या लाइबिलिटी की जो कीमत लिखी हुई है उसको हम बुक वैल्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है, कि हमारी किताबों में उसकी कीमत कितनी लिखी हुई है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे टोटल सेल्स को हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट डेबिट एंड एंटिटी एंड इंसॉल्वेंट। जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसके बीच में हमें ये सब देखने के लिए मिलते हैं कि किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं, तो हमें ब्रीफली अच्छे से समझ में आता है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, कि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जब हमारा कोई भी बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो जाता है या उसका दिवालिया निकल जाता है तो उसको इंसॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। रिबेट का मतलब होता है एक तरीके का डिस्काउंट होता है, ठीक है, जैसे डिस्काउंट वर्क करते हैं उसी तरीके से रिबेट भी एक तरीके का डिस्काउंट ही होता है।
नाउ द नेक्स्ट इज़ अकाउंट। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनका प्रॉपर एक अलग से अकाउंट बनाना और उनको प्रॉपर मेंटेन करके रखना अकाउंट्स में। एंड नेक्स्ट ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जब कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल निजी इस्तेमाल के लिए अपने गुल्लक से पैसे निकालता है या कोई भी फॉर्म से पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकालता है तो उसको ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इनकम का मतलब क्या होता है कि इनकम का मतलब होता है कि जैसे कि हम कोई भी इनकम वगैरह जनरेट करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह हमें मिलता है या रेंट रिसीव होता है। गेन का मतलब क्या होता है कि हमें मुनाफा होना, जैसे कि हमने अपनी फिक्स एसेट को बेचा जिसकी कीमत थी 10,000 और बेच दिया 12,000 रुपये में, तो हमें गेन हो गया। परचेजेस का मतलब होता है गुड्स को परचेज करना। सेल्स का मतलब होता है गुड्स को बेचना, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है टोटल सेल्स के जो नेट सेल होती है उसी को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है कि हमने कितने रुपए का गुड्स सोल्ड करा है। नेक्स्ट स्टॉक एंड इन्वेंट्री का मतलब होता है जिसमें हम क्या समझते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितने रुपए है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि भी गुड्स अगर हमने परचेज़ किया है तो परचेज़ करते वक्त जितने का हमें पड़ा है, जैसे कि हमने कोई 8 रुपये की चीज़ खरीदी, ठीक है, उसको हम बेचना चाहते हैं 10 रुपये में, तो सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा 10, क्योंकि हमने उसको बेचा 10 रुपये में, लेकिन हमारी उसकी जो कॉस्ट थी परचेज थी वो 8 रुपये थी। तो कॉस्ट का मतलब होता है जितने रुपये में हम कोई भी चीज़ खरीद करके लाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्काउंट, ठीक है। सो डिस्काउंट एंड ट्रेड। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये हमारी गुड्स के ऊपर मिलता है। कैश डिस्काउंट हमें जो टोटल पेमेंट करनी होती है उस पर मिलता है। सो डिस्काउंट इज बेसिकली 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है, और ये 2 तरीके के होते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक क्या होती है, एक तरीके का एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें हमें हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितने रुपए की एसेट्स हैं, कितने रुपए की लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एसेट एंड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये हमें ये बताती हैं कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, हमारे ऊपर कितने रुपए की कर्जदारी है, कितने रुपए की हमारे पास एसेट्स हैं, ये बात पता चलती है। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि सभी के अलग अलग खाते होना, ठीक है, अलग अलग लेजर्स बनना। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हम अपनी फिक्स एसेट को लगातार यूज़ करते हैं तो हमारी जो फिक्स एसेट है उसकी कीमत घटती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एंट्री का मतलब होता है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, मालिक। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो इंसॉल्वेंट ना हो बस वही सॉल्वेंट है, ठीक है, जो जिसका दिवालिया नहीं निकले। सॉल्वेंट इंसान हमारे लिए परफेक्ट बिजनेसमैन के तौर पे होता है, ठीक है, जिसका बिजनेस प्रॉपर फ्रिक्वेंटली अच्छे से चल रहा हो। नाउ दिस ऑल आर द टर्म्स ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स।